हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, दैट इज़ ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो हम आज अपनी पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड्स किसे कहते हैं और लैटिट्यूड्स किसे कहते हैं, और इससे अर्थ की लोकेशंस वगैरह हम कैसे पता लगाते हैं, और कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स जिनके बारे में हम सुनते तो आए हैं लेकिन उनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रेड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज़ नॉट अ स्फेयर। पुराने चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि अर्थ स्फेयर नहीं है, पूरी स्फेयर नहीं है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ लाइक दिस। जैसे ये नॉर्थ पोल है, दिस इज़ साउथ पोल। तो यहाँ से एग्जैक्ट राउंड नहीं है, थोड़ी सी फ्लैट है, ठीक है। एंड बल्ज इन द मिडल, यहाँ बीच में बल्ज है। बल्ज मतलब थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट है। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? तो अब इमेजिन करिए कि कैसे दिखती होगी। यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। तो आपकी क्लासरूम में जब आपको टीचर्स पढ़ाती होंगी तो एक ग्लोब रख के ज्योग्राफी के चैप्टर्स पढ़ाने की कोशिश करती हैं। तो उसमें आप ग्लोब को ध्यान से देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट लुक पता चल जाएगा कि अगर हम अर्थ को बाहर से देखें तो कैसे दिखती होगी। तो ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल। ग्लोब एक मिनिएचर फॉर्म है किसकी? हमारी अर्थ एग्जैक्टली कैसी दिखती है, हमने उसको छोटा करके समझाने के लिए जिसको हम एक मॉडल बनाते हैं उसे हम ग्लोब बोलते हैं। जैसे फिगर 2.1 में हमको शो किया गया। ग्लोब्स में भी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप्स। तो ग्लोब भी एक ही साइज़ का नहीं, ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर साइज़ का ही होगा। उसे हम बड़ा करके भी देख सकते हैं और बड़ा बना के भी देख सकते हैं। और कई टाइप के होते हैं, जैसे विच कैन नॉट बी कैरिड ईजिली। कुछ तो इतने बड़े होते हैं जिसको ईजिली कैरी नहीं कर सकते हम। और स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स भी होते हैं, एंड ग्लोब लाइक बलून्स एंड विच कैन बी इन्फ्लेटेड। कुछ ग्लोब ऐसे होते हैं कि अगर हम उसे वैसे तो पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, लेकिन जब हमें उसकी ज़रूरत होती है उसकी यूज़ करने की या उसको देखने की, तो हम उसे इन्फ्लेट कर सकते हैं, मतलब उसमें हवा भर सकते हैं। एंड आर हैंडी एंड कैरीड विद ईज़। हाथ में ही ले जा सकते हैं इजीली। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड। तो ग्लोब फिक्स नहीं है। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज द टॉप स्पिन द पॉटर्स व्हील इज़ रोटेड। जैसे आप देखते हैं ना, बर्तन बनाने वाला कुम्हार होता है, तो बर्तन बनाने के लिए जो उसकी व्हील होती है उसे कैसे घुमाता है। और जैसे कि हम एक बेब्लेड घुमाते हैं, एक स्पिन पे घूमता है ना, एक नीचे नोक होती है, उसकी एक टिप होती है, उस पर घूमता है वो। उसी तरीके से ये अर्थ भी, ग्लोब, अर्थ का जो ग्लोब है वो रोटेट करता है इन पॉइंट्स पर, ठीक है। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। तो अगर हम प्रोपोर्शन देखें कि क्या प्रोपोर्शन ग्लोब का रियलिटी में जो हमारे कॉन्टिनेंट्स, ओशंस एंड कंट्रीज़ का है, तो हमें एग्जैक्ट साइज़ में कि कितना, अगर हम उसके प्रोपोर्शन को कम करते जाएं ग्लोब के साइज़ के रिलेटिवली, तो एग्जैक्ट उसमें उसका साइज़ शो किया गया होता है ग्लोब में। तो इट्स डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन ए स्फीयर लाइक अर्थ। तो अब एग्जैक्टली कोई जगह कहाँ पर है, तो अर्थ में उसकी लोकेशन बनाना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। हम कैसे बताएंगे कि कोई जगह कहाँ है, हम जब तक हमें उसका एक क्राइटेरिया नहीं पता होगा कि हमें किस क्राइटेरिया पे बताना है उसकी लोकेशन। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। तो वी नीड सर्टन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइन्स टू फाइंड। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हम एक रोज़ एंड, जैसे हमें कोई एक टेबल बनाते हैं हम, ठीक है, तो हम जैसे उस पर रोज़ एंड कॉलम्स बनाते हैं, ठीक है। तो हम उसके सीरियल नंबर डालते हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो अगर मुझे ये चीज़ कहाँ पर है, तो मैं क्या बोलूँगी कि दीज आर कॉलम्स एंड दीज आर रोज़। तो हम क्या बोलेंगे, तो रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। तो रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। तो दिस इज़ द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ आवर डेटा विच इज़ प्लेस्ड हेयर इन दिस बॉक्स। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, अर्थ पर अगर हमें कोई लोकेशन बतानी होगी तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने कुछ रेफरेंस पॉइंट्स बनाए हुए हैं और कुछ लाइंस बनाई हुए हैं जिससे कि हम किसी प्लेस की लोकेशन को बता सकते हैं। तो यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज़ फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर। तो यहाँ पर सुई टाइप की चीज़ है जो कि टिल्ट करके ग्लोब को फिक्स करे हुए है, विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस। तो जिस पर ये घूमता है ग्लोब, एंड ये अब इसके एक्सिस बोलते हैं हम कि ये ग्लोब के एक्सिस हैं। तो 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासिस आर 2 पोल्स। और ये जो नीडल जहाँ से होके गुजर रही है, ये 2 पोल्स हैं, ठीक है, जैसे कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल।
अभी आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, बताया भी हुआ है इसमें। एंड द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज अर्थ मूव्स। तो अर्थ किस दिशा से किस दिशा में घूमती है, आपको इसकी यहाँ पे नॉलेज मिलेगी कि वेस्ट से ईस्ट की साइड घूमती है, यानी कि इस साइड से इस साइड घूमती है, यानी कि इस दिशा में जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम ग्लोब को भी मूव करवा सकते हैं अपने हाथों की मदद से। एंड रिमेंबर देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल। अर्थ की रियल में कोई नीडल नहीं है। ये तो हमने एक मिनिएचर बना के आपको अर्थ का प्रेजेंट करने के लिए कि कैसे घूमती है, तो घुमाने के लिए हमें कुछ चीज़ तो फिक्स करनी पड़ेगी, तो इसलिए इस तरह से फिक्स की हुई है नीडल। लेकिन रियल में जो अर्थ है हमारी, उसकी कोई नीडल नहीं है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन। तो ये अपने एक्सिस पर ही घूमती है, तो वो एक्सिस भी रियल में हमें कोई एक्सिस के रूप में कोई चीज़ नहीं दिखती, वो हमको हमारे लिए पूरी इमेजिनरी, हमने सिर्फ इमेजिन की है कि हाँ ये एक लाइंस है। एंड अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू द टू इक्वल पार्ट्स। और एक और इमेजिनरी लाइन है जो कि हम सोचते हैं कि अर्थ को चलो आधा आधा करते हैं, ठीक है, बिल्कुल हाफ वाली जो लाइन होगी वो हमने सिर्फ इमेजिन करी है, रियल में वहाँ पर कोई लाइन नहीं है, उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। सिर्फ हम इसलिए लाइंस इमेजिन करते हैं जिससे कि हमें किसी प्लेस की लोकेशन एग्जैक्ट पता चल सके, ठीक है। तो लाइक वेट फॉर अ वाइल, जैसे कि दिस इज़ अर्थ, एंड अगर हम इमेजिन करें कि एक यहाँ पर लाइन है बिल्कुल मिडिल वाली, अगर हम खींचें तो हमें क्या पता चलेगा कि ये इक्वेटर है, इसको हमने नाम क्या दिया, इक्वेटर है, ठीक है। तो पहले हाफ हाफ पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो ये ऊपर का साइड है ये नॉर्थ साइड पड़ती है, तो इस पार्ट का जो आधा गोला बनेगा रहेगा उसको हम नदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, और जो ये साउथ का पार्ट है इसे सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, तो ये बराबर हैं बिल्कुल, क्योंकि हमने बिल्कुल हाफ इनको डिवाइड किया। देयरफॉर द इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस। तो जब तक हम इक्वेटर को हम नहीं ड्रॉ करेंगे तब तक हमें बाकी प्लेस का रेफरेंस मिलना बड़ा मुश्किल है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेटर को इमेजिन करना। एंड ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। तो जितने भी अब इस लाइन के ऊपर पैरेलल में कुछ लाइन्स खींचती जाऊँगी तो ये सारे क्या हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, यानी इन लाइंस को ही हम क्या बोलते हैं, जो हमारे चैप्टर के नेम में है, लैटिट्यूड्स, ठीक है। एंड द लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, तो इनको भी हम डिग्री में नापते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री, इक्वेटर को हम 0 डिग्री नापेंगे मानेंगे। एंड उसके रेफरेंस में सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स इज़ 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ। तो इसका मतलब ये है कि अगर इक्वेटर से 0 डिग्री तक हम पहुँचे, ठीक है, 0 डिग्री से इक्वेटर से किसी भी पोल्स तक हम पहुँचे तो क्या पड़ेगा, ये क्या पड़ेगा, ये 90 डिग्री, दिस 90 डिग्री, ठीक है, और फिर नीचे 90, ठीक है। तो इस तरीके से हम 360 डिग्री हमारा हो जाता है। एंड दस 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल। तो अगर हम 90 डिग्री नॉर्थ की साइड जाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे, this is north pole, and 90 degree south latitudes marks the south pole. As such all parallels as such all the parallels north of the equator are called north latitudes. तो हम जितने भी नॉर्थ की साइड के लैटिट्यूड्स हैं उनको नॉर्थ लैटिट्यूड्स बोलेंगे, और जितने साउथ की साइड की लाइंस हमने खींची हैं इमेजिनरी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, साउथ लैटिट्यूड्स। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज़ देयरफॉर फॉलोड बाय ईदर ऑफ द वर्ड नॉर्थ और साउथ। तो लैटिट्यूड सबके आगे लगेगा, नॉर्थ की साइड होगी तो नॉर्थ बोलेंगे, जैसे 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ, इस तरीके से हमने बोलते चले गए। एंड यहाँ पर है 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। एंड इसी तरीके से यही अगर डिग्रीज नीचे की साइड आएंगी तो उनको इनके आगे हम वर्ड लगाएंगे ऐसे, यानी साउथ। Generally, this is indicated by the letter N and S. For example, both Chandrapur in Maharashtra, इंडिया में जो है, and Belo in Horizonte in Brazil, South America, are located on parallels of the 20. इसी लाइन पर पड़ेंगे, इंडिया के और ब्राज़ील के ये दोनों प्लेसेस के नाम जो हमने बोले। बट द फॉर्मर इज़ 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर इज़ 20 डिग्री, सॉरी ब्राज़ील वाला नीचे, पहले वाला यानी महाराष्ट्र वाला 20 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन पर पड़ता है, ठीक है।
एंड वी सी द इन फिगर 2.2 दैट एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, तो हमने ये इस फिगर में देखा कि जैसे ही हम इक्वेटर से दूर होते जाते हैं तो वी मूव द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस। तो ये पहले बड़ा सर्कल था, ये उससे छोटा बनेगा, ये उससे छोटा बनेगा, और ये उससे छोटा, और ये यहाँ नॉर्थ पोल पे आके सबसे छोटा सर्कल बनेगा, यानी कि इसकी जो साइज़ हैं वो लैटिट्यूड्स के वो कम होते जाते हैं। अब हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। तो वैसे तो बहुत सारे लैटिट्यूड्स हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो हमें याद करने हैं, जो रेफरेंस के लिए अब हम और आगे डिवाइड करेंगे अर्थ को, तो वो इम्पॉर्टेंट कौन कौन से लैटिट्यूड्स हैं उनके बारे में। तो बिसाइड्स द एक तो आपने इक्वेटर तो पढ़ ली, ये 0 डिग्री थी, ठीक है। ऐसे ही देर आर 4 इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, तो और भी हैं इम्पॉर्टेंट ऑफ लैटिट्यूड्स, 4 हैं ऐसे इम्पॉर्टेंट। तो पहला है, एक और ऊपर हमने ऐसे सर्कल खींचा, इसको हम स्ट्रेट इमेजिन कर रहे हैं, बट ये रियल में स्ट्रेट नहीं है, ये भी राउंड ही है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, और ये एग्जैक्ट 23.5 डिग्री साउथ की साइड पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट हमारी लैटिट्यूड्स हो गए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द सदर्न हेमिस्फीयर। द आर्कटिक सर्कल, और जैसे ही हम 66.5 डिग्री नॉर्थ की साइड जाएंगे, इसको हम आर्कटिक सर्कल बोलेंगे। ऐसे ही 66.5 डिग्री साउथ में हम अंटार्कटिक सर्कल बोलेंगे, ठीक है। तो ये साउथ ऑफ द इक्वेटर, तो इक्वेटर के साउथ की साइड पड़ेंगे। तो हम इन डिग्रीज को याद रखेंगे, किस डिग्री पर कौन सा लैटिट्यूड्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। तो हीट जोन्स किसे कहते हैं? हीट जोन का मतलब है जब सन की रेज अर्थ पर पड़ती है तो उसमें इक्वल अमाउंट में नहीं पड़ती, ठीक है, क्योंकि अर्थ तो हमारी मूव करती रहती है सन के अराउंड। तो इसी तरीके से तो जो हमारी जो सन की रेज है, कहीं पर बिल्कुल स्ट्रेट पड़ेगी, कहीं पर थोड़ी सी टिल्टेड पड़ेगी। तो हीट जोन्स अलग अलग बन जाते हैं अर्थ पर, कहीं ज़्यादा हीट और कहीं कम हीट। तो उसके बारे में हम जानते हैं। द मिड डे सन इज़ एग्जैक्टली ओवरहेड। तो जैसे कि दोपहर होती है तो हमारा सन बिल्कुल हमारे सर पर होता है। सर पर का मतलब हम उसको सर उठाकर देखना पड़ता है। एटलीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कम से कम एक दिन तो ऐसा होता ही है पूरे साल में कि सारे लैटिट्यूड्स और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बिल्कुल बीच में होता है। एंड दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट। तो इस एरिया में ही सबसे ज़्यादा हीट होती है और इसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये जो एरिया है ये टॉरिड जोन का है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। जैसे ये सन है तो इसकी रेस पूरी सीधी पड़ती है, यहाँ पर थोड़ी टेढ़ी होती जाती है, ठीक है। जिस हिसाब से हमारी जितनी स्ट्रेट पड़ेगी उतना ही ज़्यादा हीट वहाँ पर होगी, उसे टॉरिड जोन बोलते हैं। उसके बाद नॉर्थ, ये टेम्परेट जोन है, यहाँ पर थोड़ी कम पड़ेगी और यहाँ पर बिल्कुल ही ऑलमोस्ट पड़ नहीं पाती, सन की रेज बहुत कम आती है, तो इसको यहाँ पर बहुत ठंडा रहता है, इसलिए इसको फ्रिजिड जोन कहते हैं। सिमिलरली साउथ में भी यही चीज़ है, यहाँ टॉरिड जोन, यहाँ टेम्परेट जोन, बस साउथ और नॉर्थ का फ़र्क है। एंड फ्रिजिड जोन यहाँ पर भी है, ठीक है। तो द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवर हेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक। तो ये जो हम कह रहे हैं ना कि दोपहर में सन बिल्कुल सर के ऊपर होता है, ये सिर्फ जहाँ पर टॉरिड जोन है उस टॉरिड जोन में जितने एरियाज़ होंगे उनमें ही ऐसा होता है, बाकी कहीं और नहीं होता। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाहर कहीं नहीं होता। एंड द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स। जैसे ही मैंने आपको बताया पोल्स की साइड पे सन की रेस टेढ़ी पड़ती जाती हैं तो कम होती जाती हैं। एज सच द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्कल, यानी कि उनके बीच का एरिया मैंने आपको समझाया कि वो उसे हम थोड़ी कम हीट वहाँ जाती है तो उसे टेम्परेट जोन बोलते हैं। और एरियाज जो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल और नदर्न हेमिस्फीयर में और अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल में जो सदर्न हेमिस्फीयर में होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सन वहाँ पर ऊंचा नहीं उठ पाता अपने होराइजन से। एंड इसीलिए क्या होता है कि जो उसकी रेज हैं वो हमेशा स्लैंटिंग यानी टेढ़ी आती हैं। टेढ़ी आने की वजह से वहाँ कम हीट जाती है। तो दीज आर देयरफॉर कॉल्ड फ्रिजिड जोन, यानी कि फ्रिजिड मतलब बहुत ज़्यादा कोल्ड।
तो अब लॉन्गिट्यूड्स क्या है, अभी हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा। लैटिट्यूड्स मतलब लेटी हुई लाइन्स, आप इसको याद रखने के लिए ये वर्ड याद रख सकते हैं हिंदी में। लैटिट्यूड्स मतलब लेटी हुई लाइन, ठीक है। अब है लॉन्गिट्यूड्स, यानी टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस। जैसे मैंने आपको एक टेबल का एग्जांपल में हमने रोज़ भी बनाई थी और कॉलम्स की लाइंस भी बनाई थी, यानी हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। इसी तरीके से अर्थ में भी अगर कोई लोकेशन पता करनी है किसी प्लेस की, तो हमें ये लेटी हुई लाइन तो हमने बता दी, इसे लैटिट्यूड्स बोलते हैं। अब लॉन्गिट्यूड्स इन लंबी लाइन्स को बोलेंगे, ठीक है। तो किसी जगह की हमें लोकेशन जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, द टोंगल आइलैंड्स एंड द मॉरिशस आइलैंड्स आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड्स, ठीक है। ये दो आपको प्लेसेस बताए हैं। पैसिफिक ओशन में टोंगा आइलैंड्स हैं और मॉरिशस आइलैंड्स कहाँ पर है, इंडियन ओशन में। ये सेम लैटिट्यूड में है, यानी 20 डिग्री साउथ में। अब इनको लोकेट करने के लिए एग्जैक्ट कहाँ है, अब एक ही अगर लॉन्गिट्यूड में आएंगे, मान लो ये लॉन्गिट्यूड है, इस पर तो बहुत सारे प्लेसेस होंगे, ठीक है। तो अब एग्जैक्ट बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट, मतलब ईस्ट की कितना ईस्ट कितना वेस्ट, यानी कितना दूर एक गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस से रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, इसमें कितना दूर, इससे इतना दूर कि इससे इतना दूर, ठीक है। आपको ये बताना तो पड़ेगा। तो दिस लाइन ऑफ रेफरेंसेस आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। तो इन लाइन्स को हम क्या बोलेंगे, मेरिडियंस ऑफ, जैसे कि हमने क्या बोला था, इनका नाम था पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स पूरा नाम, इनको हम क्या बोलेंगे, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। एंड द डिस्टेंसेस बिटवीन देम आर मेजर इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, इनको हम डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स बोलेंगे, ठीक है। ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स। अब डिग्री की छोटी यूनिट होती है मिनट्स, और मिनट्स की छोटी यूनिट होती है सेकेंड। आपको ये टाइम जैसी यूनिट लगेगी, लेकिन इसमें डिग्रीज़ की भी यही होती है यूनिट्स, थोड़ी स्मॉलर यूनिट्स। एंड दे आर सेमी सर्कल्स एंड डिस्टेंसेस बिटवीन दैम डिक्रीजेज स्टेडली पोलवर्ड्स। अब देखिए, जैसे ये सीधी लाइन गई, यहाँ पर आपको ज़्यादा इनमें डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, ऊपर जाते जाते देखिए कम हो रहा है ना, ऐसे सब में होगा। जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाएंगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि इनके बीच में डिफरेंस ही नज़र नहीं आएगा, बहुत पतली हो जाएंगी, ठीक है, डिक्रीज होता रहता है। इसलिए हमने इनको पैरेलल नहीं बोला, ठीक है। पैरेलल क्यों नहीं बोला, पैरेलल लाइंस के बारे में तो आप जानती हो कि पैरेलल लाइंस के बीच का डिफरेंस कभी भी कम ज़्यादा नहीं होता, एक जैसा रहता है। बट इनके बीच का डिफरेंस ऊपर जाते जाते कम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पैरेलल्स नहीं है, इसलिए हमने इनको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स बोला, ठीक है। तो दे आर सेमी सर्कल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टेडली टू पोलवर्ड्स अंटिल इट बिकम जीरो एट द पोल्स, और ऊपर जाके जीरो हो जाता है। वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट, सारी मेरिडियंस यहाँ और नीचे की साइड भी साउथ में भी मीट हो जाती है, मिल जाती है। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब जैसे हमने पैरेलल्स में पढ़ा था कि ये बड़ी थी, ये छोटी थी, ये फिर और छोटी थी, लेकिन इसमें इनकी लेंथ बराबर ही होगी, चाहे टेढ़ी सी लगे आपको। ऊपर जाके इनका डिस्टेंस कम होता है, लेकिन इनकी जो लेंथ होती है ये बराबर ही होती है। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस। तो हम कितनी मेरिडियंस हैं इनको हम नंबर नहीं बता सकते, बहुत मुश्किल है। तो ऑल कंट्रीज़ डिसाइडेड, सब कंट्रीज़ ने मिलकर डिसाइड किया कि काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास थ्रू द ग्रीनविच। तो ग्रीनविच एक जगह है अर्थ पे, तो उससे होके जो मेरिडियन जाएगी, अब हम उससे काउंट करना शुरू करेंगे। क्योंकि अगर हम एक सर्कल में कहीं से काउंट करना शुरू करेंगे और हमें कोई लाइन ऑफ रेफरेंस नहीं पता कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ से ख़त्म, तो हम दोबारा घूमते जाएंगे ना। तो हमने क्या सोचा कि जो ग्रीनविच जगह से होती हुई एक मेरिडियन है, यहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये ग्रीनविच कहाँ है, वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड एंड द मेरिडियन इज कॉल्ड, इसको हम प्राइम मेरिडियन का नाम देते हैं। इसकी वैल्यू 0 डिग्री है, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड, एंड फ्रॉम इट वेंट टू काउंट, और धीरे धीरे ये क्या होती जाती है, 180 तक जाती है वेस्टवर्ड, यानी इस साइड होते होते ये क्या होगी, बढ़ती जाएगी। एंड प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 हाफ्स। अब क्या होगा, जब ये वापस घूम के वहीं आएगी तो क्या होगी, अब अर्थ एक तरीके से इस मेरिडियन से 2 हाफ में डिवाइड हो गई, यानी कि यहाँ से पीछे जो एक ऐसी ही लाइन होगी बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे, वहाँ तक पहुँचने में 180 डिग्री हो जाते हैं। जैसे कि हम एक पॉइंट के चारों ओर देखते हैं ना, यहाँ पे यहाँ तक 180 डिग्री और यहाँ पर 180 डिग्री और टोटल 360 डिग्री। इसी तरीके से अगर हम इस बॉल की तरह से इमेजिन करें
तो यहाँ से घूमते घूमते जो इस बॉल का इस लाइन का एग्जैक्ट पीछे वाला साइड है वहाँ तक 180 डिग्री, और फिर तो वो जो हाफ जगह होगी, ठीक है, वो जो जहाँ तक 180 डिग्री होगा, ये अर्थ को बिल्कुल आधा आधा कर देते हैं, ठीक है। यानी कि एक तरीके से मैं एक बीच में से कोई राउंड मेरे पास क्या है, एक तरीके से आप कुछ मान लीजिए लेमन है, तो लेमन को मैं बीच में से काट दूँ तो आधे आधे हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड कर देती है प्राइम मेरिडियन के साथ मिलके किसको, अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में। ईस्टर्न हेमी यानी जो अब ये ईस्ट की साइड का जो बचा आधा पार्ट, ठीक है, इसको ईस्टर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं, और लेफ्ट की साइड जो बचा ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर है। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई। इसलिए जब हम इनकी बात करते हैं, लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं, तो इसमें ई और डब्ल्यू लगाते हैं, यानी ईस्ट और वेस्ट के बारे में बताते हैं, कितना ईस्ट और कितना वेस्ट। ऐसे ही जब हमने लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था तो हम एन और एस लगाते थे, यानी नॉर्थ और साउथ की के बारे में लिखते थे, क्योंकि वो नॉर्थ और साउथ की साइड पड़ती है, ठीक है। एंड इट इज़ हाउएवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन। अब देखिए ये 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट से गई और ये 180 डिग्री ईस्ट से गई, तो दोनों हो तो सेम लाइन गई ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब ग्रिड बन गया, ग्रिड किसे बोलते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो एक तरीके से यहाँ ग्रिड बन गया, ये लैटिट्यूड्स और ये लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। अब आप लोकेट कर सकते हैं किसी पॉइंट को ग्लोब में बहुत इजीली इफ़ यू नो इट्स लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। फॉर एग्जांपल धुबरी इन आसाम इन सिचुएटेड 26 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, मुझे पता है। अब मैं जो बीच में मेरी इक्वेटर थी उससे देखूंगी 26 डिग्री नॉर्थ कितना है, और 26 डिग्री नॉर्थ जाते जाते 90 डिग्री ईस्ट में भी जाऊंगी। तो जब मैं ऊपर जाके इधर की साइड भी जाऊंगी तो एग्जैक्ट कोई लोकेशन मुझे मिल जाएगी, ठीक है। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स कट ईच अदर। तो जहाँ पर ये 2 लाइन्स एक दूसरे को यानी लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स काट देंगी, जिस तरीके से हम ग्राफ पेपर में ग्राफ बनाते हैं ना, इस तरीके से। तो हमको जहाँ पॉइंट लंबाई में भी और हॉरिजॉन्टली भी जहाँ पर टच करेगा वो पॉइंट हमारे वो एग्जैक्ट उसकी लोकेशन होगी जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, ठीक है। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली इक्विडिस्टेंट वर्टिकल, ये आपको ये समझाने के लिए इक्विडिस्टेंट आपको लाइंस खींची गई हैं, ठीक है। ये आपके ग्राफ पेपर में जब आप मैथ्स में यूज़ करते हैं उसके अंदर समझाया गया आपको। तो ये इस तरीके से अर्थ का जो ग्लोब हमने पढ़ा, अगर जो देखा था इसके बारे में पढ़ा था, उसको अगर हम एक पेपर पे बनाएं, खोल दें उसे, तो ये ऐसा मैप दिखेगा, ठीक है। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग, अब बता रहे हैं कि लॉन्गिट्यूड्स का टाइम से क्या संबंध है। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय मूवमेंट ऑफ अर्थ। तो हम टाइम को जानने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, अर्थ की मूवमेंट, द मून एंड द प्लैनेट्स, ठीक है। इन सब की जो लोकेशन है इसके हिसाब से हमें टाइम पता चलता है। कैसे, द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे। आपको पता है कि हर रोज़ सुबह सन उगता है और फिर छिप भी जाता है, यानी चला जाता है। नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर। तो नेचुरली अगर हम टाइम को समझना चाहें, सुबह हो गई, अब सूरज इतना ऊपर आ गया तो शायद 9 बज गए होंगे, शायद 11 बज गए होंगे, तो लेकिन एक शायद इसके अंदर इंक्लूड रहता है, एग्जैक्ट टाइम है नहीं पता होता। एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर एंड द लोकल टाइम कैन बी रेकन्ड बाय द शेडो कास्ट बाय द, शेडो से भी पता चलता है। जैसे 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 सन शेडो किस तरीके से बनती है, जैसे शेडो इस तरीके से बन रही है, सन जैसे शेडो आपको पता है कि अगर यहाँ से रोशनी आ रही है सन की तो शेडो यहाँ बनेगी पीछे की साइड, तो उसके हिसाब से अगर सन ऐसे ऐसे ऊपर आता जाएगा तो ये शेडो भी ऐसे 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 मूव करती जाएगी, ठीक है। तो आपको शेडो देख के भी पता चल सकता है कितना टाइम हो रहा होगा। शॉर्टेस्ट एट द नून, और जब बिल्कुल सर के ऊपर आ जाती है तो इसकी छाया इसी के नीचे पड़ रही होती है, तो शॉर्टेस्ट आपको छाया नज़र आती है। तो आपको पता चल जाता है कि हाँ दोपहर का 12 बज गए हैं, शायद 12 बजे के आसपास का टाइम हुआ है। एंड द लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड द सन, सबसे लंबी जब सन उगा होगा और जब छिप रहा होगा यहाँ से, तो यहाँ बनी होगी, ठीक है। तो व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, जब प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच जो हमने पढ़ी थी, जो ये लाइन थी बीच वाली, उसमें हैज़ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, इसमें सन हाईएस्ट पॉइंट पर होता है स्काई में। इन ऑल द प्लेसेस अलोंग द मेरिडियन विल हैव द मिड डे और नून। तब क्या होगा, इस लाइन पर पड़ने वाले जितने भी प्लेसेस होंगे, तो सन यहाँ होगा तो सब पर मिड डे यानी कि दोपहर हो रही होगी। एंड एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, जब ऐसे वेस्ट से ईस्ट की साइड मूव करती है तो जितने भी
क्या होगा, विल बी, एक मिनट, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, यानी ग्रीनविच के ईस्ट की साइड जितने भी प्लेसेस होंगे तो क्या होगा, वो ग्रीनविच टाइम से आगे चल रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ जितना टाइम है उससे आगे चल रहे होंगे, और जो वेस्ट पे होंगे वो पीछे चल रहे होंगे, ठीक है। तो ये लॉजिक है, इसको आप याद रखेंगे। एंड द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेट, तो कितना डिफरेंस होगा इसमें ये हम बता सकते हैं। आपको पता है कि टोटल इसके चारों ओर 360 डिग्री है, ठीक है, एक पॉइंट मान के चलते हैं यहाँ पर, उसके चारों ओर 360 डिग्री है। तो और टोटल एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, ये भी आपको पता है। अगर हम 360 को डिवाइड करें 24 से तो 15 आंसर आता है। तो इसका मतलब ये है कि एक डिग्री में 15 डिग्री में एक आर में 15 डिग्री चेंज होगा, ठीक है। 15 डिग्री अगर कोई प्लेसेस ईस्ट या वेस्ट की साइड आगे या पीछे पड़ता है तो उसका वहाँ का जो टाइम है 1 घंटा आगे या 1 घंटे पीछे होगा। तो इसी तरीके से 12 बजे नून ग्रीनविच पर जो मान लो जो भी है, तो 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच में वही टाइम 60 मिनट आगे का होगा, यानी 1 घंटे आगे का ईस्ट की साइड, और वेस्ट में 1 घंटे पीछे का होगा। अगर मान लो 12 बज रहे हैं तो ईस्ट की साइड 1 बज रहा होगा, और वेस्ट की साइड जो भी प्लेसेस होंगे 15 डिग्री बैक में उनमें, यानी वेस्ट की साइड उनमें 11 बज रहे होंगे, ठीक है। इसी तरीके से हर प्लेस का हम टाइम निकाल सकते हैं। तो हर प्लेस पर वॉच को हम एडजस्ट कर लेते हैं 12 बजे के हिसाब से, जब सन हाईएस्ट पॉइंट पे होता है स्काई में, और ये मिड डे होता है, और उसके हिसाब से इस तरह की जो वॉच होती है विल गिव द लोकल टाइम। तो वहाँ का लोकल टाइम होता है, क्योंकि सन कभी किसी प्लेस पर कभी किसी टाइम पे, अगर इस पर्टिकुलर टाइम पे होता है सर के ऊपर, किसी टाइम पर दूसरे टाइम पर होता है, ठीक है। तो यू कैन सी द ऑल द प्लेसेस ऑन अ गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैव द सेम लोकल टाइम। तो लेकिन जितने भी प्लेसेस एक मेरिडियन पे होंगे सबका लोकल टाइम तो सेम होगा, ठीक है। तो वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, तो लेकिन हम एक स्टैंडर्ड टाइम जिस पे सारा वर्ल्ड फॉलो करता है जिसको, वो हमें क्यों बनाना है, ठीक है। लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। तो लोकल टाइम तो अलग अलग हो सकता है क्योंकि अलग अलग मेरिडियन पे पड़ता है सबका टाइम, ठीक है। फॉर एग्जांपल इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स फॉर क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स। इंडिया में जैसे कि डिस्टेंस होगा 1 आवर 45 मिनट का लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात जो यहाँ पड़ेगा, और डिब्रूगढ़ इन असम जो यहाँ पड़ेगा, ठीक है, इनमें डिफरेंस होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ऐसा टाइम एक पूरे इंडिया का ही एक टाइम अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसको ही मानेंगे। तो क्या होगा, और अपने वॉचेस को भी उसी टाइप से एडजस्ट कर लेते हैं। तो टाइम ऑफ द सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज अ स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री। इंडिया में जो लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री ईस्ट 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट की साइड पड़ती है, मतलब किसके कंपैरिजन में, जो पूरे वर्ल्ड के बीच की प्राइम मेरिडियन है उसके कंपैरिजन में है ये लोकेशन, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। तो उसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन मानते हैं इंडिया के लिए। तो लोकल टाइम एट द मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। तो पूरे कंट्री में इस मेरिडियन पे जो टाइम हो रहा होगा उसी टाइम को सब पूरी कंट्री में हर प्लेस के लिए एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। तो कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट they will not be able to sleep tonight. A day and night cricket match between India and the England has started 2 PM in London. इसका मतलब है कि मैच 7:30 बजे इंडिया में शुरू होगा PM पे, एंड फिनिश वेल इट इनटू द नाइट। क्योंकि दोनों की जगह की मेरिडियंस अलग अलग हैं तो दोनों के टाइमिंग्स भी अलग अलग हैं। तो अब आप जानते हैं कि टाइमिंग का डिफरेंस क्यों है, क्योंकि मैंने आपको समझाया मेरिडियंस की वजह से। तो इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, इंडिया ग्रीनविच के ईस्ट में जो लाइन ये मेरिडियन की साइड पड़ती है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे है जो ग्रीनविच पे टाइम होता है उससे, ठीक है। एंड यानी कि वो 5 घंटे अगर 30 मिनट आगे मैं कैलकुलेट करूँ, जो मैंने आपको पीछे बताया था कि 15 डिग्री का 1 घंटा आगे मानना है आपको, तो उसी हिसाब से कितना टाइम होगा इंडिया में, 7:30 बज रहे होंगे, और उस वक्त लंदन में 2 PM हो रहे होंगे। तो इसलिए कुछ कंट्रीज़ के ग्रेट लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट की वजह से, मतलब कोई कंट्रीज़ इतनी बड़ी हैं कि यहाँ लॉन्गिट्यूड इसलिए इनके बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए उनको एक टाइम अडॉप्ट करना ही पड़ता है कन्वीनियंस के लिए, कि ट्रेन का टाइम, एरोप्लेन्स का टाइम और भी बहुत सारे टाइम्स इक्वल रहे, लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। फॉर एग्जाम्पल इन रशिया देर आर एज मनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स। रशिया में, जैसे रशिया बहुत बड़ी कंट्री है, उसके 11 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं,
और अर्थ हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स। तो पूरे अर्थ को हमने 24 टाइम जोन्स में डिवाइड कर रखा है। हर टाइम जोन 1 घंटे का है और ईच जोन इसलिए 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करते हुए अपने 360 डिग्री कंप्लीट करता है। तो हमने इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पढ़ी अपने ग्लोब के बारे में, अर्थ के बारे में, और किसी प्लेस की लोकेशन को कैसे पता करें उसके लिए हमने लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जाना और इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जाना। तो आप ये बात याद रखेंगे और अच्छे से इसको समझने की दोबारा कोशिश करिए, एक बार रीड आउट करिए पूरे चैप्टर को दोबारा। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर आपको पसंद आया हो तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।